कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2021-22 की मंजूरी दे दी। स्पीकर साहब ने आज मेंबर असेंबली का वोट के हक पे डाका मारा। पहली दफा गरीब के लिए एक रोड मैप दिया गया जो उन्होंने कभी भी नहीं दिया। गरीब आदमी की ख्वाहिशों को कुचल दिया है। IMF के साथ मिलकर ये बजट बनाते हो और पास करवाते हो। $60 बिलियन का टीका लगाया। ये बात करते हैं कि IMF किधर से आया। We will arrest those people who are willful defaulters of tax. एक इशू रह गया महंगाई का, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम काबू पा जाएंगे। मांगे तांगे पे घिसघिसा के चला रहे हैं। रिफॉर्म्स के लिए मजबूत गवर्नमेंट की जरूरत है। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, हुकूमत ने अपोजिशन की शदीद मुखालफत के बावजूद बजट माली साल 2021-22 ऐवान से मंजूर करा लिया है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने फाइनेंस बिल की तहरीक ऐवान में पेश की तो स्पीकर ने ऐवान को तहरीक के हक में और मुखालफत में हाँ और ना की कॉल दी। पहले पहल तो असम्बली में हाँ के मुकाबले में ना की आवाज़ गूंज उठी। स्पीकर ने दोबारा कॉल दी। दूसरी मरतबा भी ना कहने वाले सबकत लेते दिखाई दिए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में हैं ना कहें। मैं एक दफा दोबारा पूछूंगा, वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में हैं ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। तहरीक की इस ज़बानी मंजूरी में अपोजिशन बेंचेस की बरतरी के बावजूद स्पीकर ने हाँ के हक में फैसला सुनाया तो नवाब तालपुर ने तहरीक की इस मंजूरी को चैलेंज कर दिया। ऐवान में हालात के तेवर बदलते ही तहरीक इंसाफ के अरकान की कसीर तादाद ऐवान में दाखिल होना शुरू हो गई और स्पीकर ने तहरीक की मंजूरी के लिए अरकान की गिनती का फैसला किया। तहरीक के हक में 172 अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हुए और 138 अरकान ने इस बिल की मुखालफत की। तहरीक की कसरत राय से मंजूरी के बाद बजट की शिकवार मंजूरी ली गई और इस अहम तरीन इजलास में वजीर आजम पाकिस्तान भी पेश हुए, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी पेश हुए, मगर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब इजलास में शरीक नहीं हुए और इस बात पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने तलाश गुमशुदगी का खूब वावेला किया। ऑपोजिशन इफेक्टिव ऑपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद हो। हमने भी शहबाज शरीफ साहब को कह दिया था कि हमारा सारे मेंबर्स जो मौजूद हैं वो बजट में होंगे। मैंने अपना वादा पे पूरा उतरा। ऑपोजिशन की जानिब से फाइनेंस बिल को अवाम दुश्मन बजट करार देने पर वजीर खजाना शौकत तरीन ने ऑपोजिशन को तुर्की जवाब दिया। बड़ा खरा बार बार जवाब दिया, मुलाहिजा कीजिए। मेरे ख्याल में 74 साल की इस पूरी हमारी जो हिस्ट्री है उसमें पहली दफा गरीब के लिए एक रोड मैप दिया गया है जो उन्होंने कभी भी नहीं दिया। मेरा तो काम बड़ा सिंपल है, ये मैंने फिगर्स रखे हैं और फिर करके दिखा देंगे। हम करने वालों में से हैं, हम बातें करने वालों में से नहीं हैं। वजीर खजाना का मेरिट पर तनकीद को सराहते हुए कहना था कि ऑपोजिशन मेरिट पर तनकीद करे, जरूर करे, हम चीजों को ठीक करेंगे। 20 बिलियन का खसारा आप छोड़ कर गए थे, ऊपर से कोविड आ गया, इसके बावजूद फूड इन्फ्लेशन 7% ही है कि जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में भी थी, 7% ही थी। वजीर खजाना ने ऑपोजिशन की जानिब से टैक्स डिफॉल्टर्स की गिरफ्तारी को भी हदफ तनकीद बनाते हुए चैलेंज किया और जवाब दिया। अगर विलफुल डिफॉल्टर हुआ और हमारे ख्याल में उसने पैसे नहीं दिए तो ये राइट हमारे पास होगा जो मैं एक्सरसाइज करूंगा, वी विल अरेस्ट दोज पीपल हु आर विलफुल डिफॉल्टर्स ऑफ टैक्स। वजीर खजाना का कहना था कि हमने कौन से बिलवास्ता टैक्स लगाए हैं। 18 ट्रिलियन की तजारत है और सिर्फ 3.5 ट्रिलियन टैक्स नेट में है, यानी कि दुकानदार सारे से तो टैक्स ले रहा है लेकिन हुकूमत को नहीं दे रहा। वजीर खजाना का बेबाक अंदाज और उम्मीद की डोर से कौम को बांध कर रखने का ये फन बहुत खूब, मगर अगर सब इतना ही अच्छा है तो फिर आम आदमी बिलबिला क्यों रहा है। GDP की ग्रोथ 2018 में 5.5 थी, वो कोविड से पहले माली साल 19-20 में 0.47 तक गिर गई। अब
भी ये शरह एज वी स्पीक 3.94 बताई जा रही है, मगर ये दावा भी हुकूमत के अपने मुतय्यन करदा हदफ 2.1% से कहीं ज्यादा है। 4% तरक्की के ये दावे IMF और आलमी बैंक के तखमीनों से भी मुताबिकत नहीं रख रहे। बहरहाल अगर मुआशी इशारे इतने ही मुस्बत हैं तो फिर पंजाब के तरक्याती बजट से 295 अरब निकाल कर वफाक को क्यों दिए जा रहे हैं, और सूबों के हिस्से से 169 अरब का कट कौन सी मुआशी बेहतरी के इशारे साबित कर रहा है। बजट पास हो गया और बकौल हुकूमत के डंके की चोट पे हुआ, मंजूर कराया गया, और अगर ये इतना ही अवाम दुश्मन बजट है तो फिर ऑपोजिशन भी इसमें बराबर की शरीक है कि गंगलुओं से मट्टी झाड़ने के अलावा ऑपोजिशन ने अनफॉर्चुनेटली किया ही क्या है। बात करते हैं एहसन इकबाल साहब से, इसी हवाले से जनरल सेक्रेटरी हैं PMLN के या कागजी ओहदेदार हैं बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। एहसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर बरस पड़े सर, एक बार फिर इफेक्टिव ऑपोजिशन बाअसर ऑपोजिशन ना होने की जिम्मेदारी उन्होंने शहबाज शरीफ और आप सबके कंधों पे डाली। नहीं, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला बजट है जिसमें मैक्सिमम हुकूमत को यू टर्न्स लेने पड़े, और हमारी मौसर जो निशानदही है उसके ऊपर 300-350 अरब से ज़्यादा जो टैक्सेशन मेजर्स हुकूमत ने दूध के ऊपर लगा दिया था, चीनी के ऊपर, मेडिकल अलाउंसेस पे, कहाँ जिससे कि बराह रास्त आम आदमी मुतासर होना था, वो उन्हें वापस लेने पे मजबूर है। 54 घंटों की इस डिबेट में आपने कौन सी रेजिस्टेंस दिखाई है? शहबाज शरीफ कह रहे थे मैं सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा हो जाऊंगा, बजट नहीं पास होगा। ये क्या है? ये ज़बानी रेटरिक। पार्लियामेंट जिस तरह हुकूमत के वज़रा हुल्लड़बाजी कर रहे थे, वहाँ पे अखाड़ा तो नहीं है दंगल का, वहाँ पे दंगल होता है तकारीर के जरिए, वहाँ पे दंगल होता है हुकूमत की खामियों की निशानदही करके, और हमारे मेंबरान ने भरपूर बहस के अंदर हिस्सा लिया। कौन सी भरपूर बहस है? माजरत के साथ वीकेंड के ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं थे, ऑपोजिशन के तगड़े लीडर्स मौजूद नहीं थे। आज बिलावल साहब जो है उनके बहुत करीबी कजन और बहनोई जनाब तारिक शफी साहब की अचानक वफात हो गई, और मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब की बहुत एक गैर सियासी और गैर इंसानी हमला है जो उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन पे किया है कि जब इतनी ख़ानदान में करीबी मर्ग है और उसके लिए उन्हें जाना पड़ा है तो वो उसको एक इशू बनाए, एक्सप्लॉइट करें। ये बहुत ही बचगाना बात है जो उन्होंने की है। मुस्लिम लीग नून ने की है फिर आपके मेरा ख्याल है कि वो मुसलसल ये चाहते हैं कि अपोजिशन की जो रैंक्स हैं उसमें डिवीजन रहे। हमने बमुश्किल जब ये PDM से लहदा हुए थे तो तोपों का रुख जो इन्होंने खोला था उसको डाइवर्ट किया कि हुकूमत की तरफ करें। जब हम हुकूमत की तरफ यकसू होते हैं ये फिर एक महाज खोल देते हैं कि अपोजिशन आपस में उलझ जाए। सर उन्होंने कहा है कि मैं बार बार कह चुका हूं, बल्कि हमारे पास पड़ा हुआ भी है, हम दिखा सकते हैं आपको, कि मैं अपने तमाम अरकान जो है वो पेश करता हूं। शहबाज शरीफ साहब एज लीडर ऑफ द अपोजिशन उसको इस्तेमाल करें, मगर अगर लीडर ऑफ द शिप ही मौजूद ना हो तो किस तरह इस्तेमाल करना है? आज भी 56 में से 54 अरकान वान में हाजिर हुई पीपल्स पार्टी के। कौमी असेंबली में आपके 15 163 टोटल ऑपोजिशन स्ट्रेंथ है, 172 चाहिए मेजॉरिटी के लिए। ठीक है सर, अगर हम डोंट विन द नंबर गेम, आई अंडरस्टैंड आपके 15 MNAs का थे, आई अंडरस्टैंड शहबाज शरीफ साहब के घर के अंदर एक पर्सनल लॉस हुआ है, 15 MNAs का इसलिए कि हमारा हर दूसरा MNA तो पेशियां भुगत रहा है। शायद खाकान अब्बासी साहब 5.5 घंटे जो है नैब कोर्ट में थे, 4 जो हैं वो एंटी करप्शन की पेशियां भुगत रहे हैं, 1 जो है उनके हल्के के अंदर बाई इलेक्शन है वो वहां पर है। पीपल्स पार्टी के 6 हो गए, बाकी MNAs को 2 शायद बीमार थे, बाकी 10 चले, और बाकी जो है वो इत्तेफाक से उनकी हाजिरी है। वो उस वक्त चूंकि जब वोटिंग कॉल होती है ना, ये एकदम रैंडमली किसी एक मोशन को आप चैलेंज कर देते हैं। हाँ। जिस वक्त चैलेंज किया गया है तो 4-5 हमारे अरकान जो असेंबली में मौजूद थे वो उस वक्त बाहर निकले थे। कुछ लोग आते जाते रहते हैं कि रेस्ट करके आ जाएं या खाना खा के आ जाएं, इत्तफाकन वो नहीं थे। लेकिन मुस्लिम लीग नून की तकरीबन 90% जो मेंबरशिप थी वो मौजूद थी वहां पे। मगर द पॉइंट इज, और ये मीडिया में कैंपेन कर रहे हैं जी 70 मेंबर गैर हाजिर थे। नहीं, आपके 15 ऑफिशियली MNAs मौजूद नहीं थे अंदर सर, मगर उनकी भी नहीं समझ आ रही क्यों थे। आपने चंद का तो चलो गिनवा दिया रीजन, बट द फैक्ट इज दे वर नॉट देयर। हिज़्ब इख्तिलाफ के टोटल 25 लोग मौजूद नहीं थे, मगर फिर भी बुलंद बाग दावे होते हैं। सर आपका कोई भी कट मोशन आसानी से, सारे कट मोशन आसानी से रिजेक्ट किए गए, इनको वॉक ओवर मिला है। हुकूमत ने पिछले साल की निस्बत इस साल ज्यादा तादाद से बजट पास मोशन है वो हर हुकूमत मेजॉरिटी के साथ रिजेक्ट करती है। अगर आपके पास नंबर्स हैं तो कट मोशन कभी पास नहीं होता।
یہ صرف ایک اپوزیشن کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا ہے جس سے وہ اپنا پروٹیسٹ کر سکتی ہے اور تنقید کر کے اجاگر کر سکتی ہے کیا پرابلمز ہیں. لیکن دیکھیں میں نے جو شروع میں بات کی is the government stronger today? No, it is not stronger. پچھلے سال کے نسبت سے زیادہ نمبروں سے پاس کرایا بجٹ. آپ حکومت کی کمزوری اور طاقت کا اندازہ ان کے اراکین کے یس کہنے سے لگا لیجئے کہ ان کے تو حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی ممبروں کی, اس کے باوجود کہ وہ میجورٹی میں تھے, اور کس نیم دلی کے ساتھ, مردہ دلی کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ ہاں کہا ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے حکومت تو بیچاری مری بیٹھی ہے. سر پھر بھی زیادہ نمبروں سے آپ اگین یہ بات ہے دس از جسٹ سیاست رائٹ ناؤ, زیادہ نمبروں سے اب آپ ان کو روک کے دکھائیں. 2.25 سال رہ گئے ہیں, پی ڈی ایم بھی فارغ ہو چکی ہے, زیادہ نمبروں سے یہ اپنا بجٹ پاس کرا چکے ہیں. سر اب تو یہ اپنے زوم میں ہوں گے, آپ کیا اکھاڑ سکتے ہیں؟ اسی لیے تو 10 الیکشن لگاتار ہار گئے نا, ضمنی الیکشن, اور آئندہ بھی جو ضمنی الیکشن ہوگا وہ بھی ہاریں گے. 2023 میں اگلا الیکشن ہو رہا ہے. given today's walk over for the government. ابھی ایسی کوئی بات نہیں, it is too early to say. یہ حکومت قائم اپنے زور بازو پہ نہیں ہے, یہ وینٹیلیٹرز کے ذریعے چل رہی ہے. جس دن وینٹیلیٹر اتر جائے گا یہ دھڑام ہو جائے گی 24 گھنٹے. تگڑے وینٹیلیٹر ہیں, تگڑے وینٹیلیٹر ہیں سر, وینٹیلیٹر تگڑے. آج شوکت ترین صاحب نے کہا کہ یہ جائیں گے کہاں, ان کا بنے گا کیا اگر یہ پہلی دفعہ ہم نے یہ عوام دوست بجٹ جو ہم لے کر آ رہے ہیں اس کے اندر انہیں کہا کوئی انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں ہے. جو ایشو یہ نمبرز نہیں ہے, ایشو اس حکومت کی ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی ہے. آپ گیس کرائسس دیکھ لیں, انرجی کرائسس دیکھ لیں, 3 سال ہو گئے ہیں انہیں یہ نہیں پتا لگ رہا کہ کتنی ایل این جی منگانی ہے, انرجی کو کیسے مینج کرنا ہے. ملک کے اندر بجلی کے کارخانے موجود ہیں, کیپیسٹی موجود ہے, گرمیوں کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. گیس کی سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی, تاریخ میں پہلی دفعہ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. مگر پھر بھی ایک بکھری ہوئی اپوزیشن جو ہے اس حکومت کی طاقت ہے, آپ اس کے ساتھ وینٹیلیٹر اور غیبی امداد ایڈ کر دیں, جو ایڈ کرنا ہے کر دیں. یہ حکومت صرف وینٹیلیٹر کے سر کے اوپر ہے. جس دن وینٹیلیٹر اتر جائے گا, اترتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو, بالکل اترے گا, چونکہ ان کا ملبہ وینٹیلیٹر بھی نہیں اٹھا سکتا. ارلی الیکشنز آپ کو دکھ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ اگلا بجٹ ہم نہیں بنا سکیں گے. You say this every year. You just said this 5 days ago and look, walk over کیا ہے بجٹ کے اندر. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود اپنی موت سے بچنے کے لیے, سیاسی موت سے بچنے کے لیے 2022 کے شروع میں خود ارلی الیکشن کرا سکتے ہیں. سر انہوں نے کہا کہ کور انفلیشن جو ہے وہ چلو بڑی ہے, مگر فوڈ انفلیشن اتنی ہے جتنی آپ کی دور میں تھی. انڈائریکٹ ٹیکسز بھی انہوں نے چیلنج کیا کہ ہمارے دور میں انفلیشن 4.5% تھی, ان کے دور میں 11% گئی ہے. ہمارے دور میں غریب آدمی کو مرغی کا گوشت 200 روپے کلو ملتا تھا, آج 500 روپے کلو ہے. جو کھانا پکانے کا تیل ہے پہلی دفعہ غریب کے لیے روڈ میپ دے رہے ہیں ہم. ہمارے زمانے میں 150 روپے کلو تھا, آج وہ 300 روپے کلو سے اوپر ہے. ہمارے زمانے میں 55 روپے چینی ملتی تھی کلو, آج وہ 110 روپے کلو ہے. موازنہ کوئی نہیں. کل عمران خان صاحب کو آپ تقریر کرنے دیں گے؟ آئیں, ان کا ایوان ہے, ضرور آئیں اس میں. سر پہلی دفعہ جب آئے تھے وہ آج تک نہیں بھولے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا. اینڈ یو نو ہی ڈزنٹ فرگیٹ ایزیلی. آج تک ریمائنڈ کرتے ہیں کہ میرا پہلا دن تھا ایز لیڈر آف دا ہاؤس اور کسی نے مجھے بات نہیں کرنے دی. اینڈ ہی از ریزنٹفل اینڈ ہی ہولڈز گرجز. نہیں, ہمیں تو کوئی ایسا ہم ان پارلیمنٹری اقدام کوئی نہیں کریں گے. بولنے دیں گے ان کو سکون سے. ہم ان پارلیمنٹری کوئی ایکشن نہیں کریں گے. ان پارلیمنٹری کیا ہے سر؟ غیر پارلیمانی کیا چیز؟ اپوزیشن جو ہے اس کے پاس پارلیمنٹری بجٹ پھاڑیں گے, پلے کارڈز اٹھائیں گے, کیا کریں گے؟ پارلیمنٹری فارم آف سر پارلیمنٹری فارم کے اندر آج کل ایک نئی روایت چھڑ گئی ہے, انڈیسنٹ کام نہیں کریں گے. نئی روایت چھڑ گئی ہے, چاہے لیڈر آف دا ہاؤس ہو یا قائد حزب اختلاف ہو, دونوں کو ایک حصار کے اندر آ کے تقریر کرنی پڑتی ہے. ان کے ویری لوگوں کو انفارچونیٹ. دیکھیے اس کی بڑی وجہ کیا ہے, ان کے لیے آپ دیکھیے سندھ میں کیا ہوا ہے. سندھ میں وہ چرپائی لا رہے ہیں, وہ کیا چیزیں لا رہے ہیں, علامتی جنازے نکل رہے ہیں, پھر دیواریں پھیلانگ رہے ہیں. دنیا میں کسی اسمبلی میں یہ ہوا ہے کہ وزیر ہلڑ بازی کر رہے ہوں, وزیر گالی گلوچ کر رہے ہوں. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ 2018 میں ایسے لوگ کہ جنہیں شاید کاؤنسلر ہونا چاہیے تھا, دھاندلی کے ذریعے اسمبلیوں میں لا کے بٹھا دیا گیا ہے. نہ ان کے پاس سیاسی تربیت ہے, نہ انہیں سیاسی روایات کا پتہ ہے. وہ صرف ہلڑ بازی جانتے ہیں جو ڈی چوک کے کنٹینر پہ کرتے تھے. انہوں نے اسمبلیوں کو بھی ڈی چوک کا کنٹینر بنایا ہوا. اور اپنے نمبر کے عوض آپ لوگ کچھ کر بھی نہیں سکتے. نہ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آتے ہیں بار بار اسپیکر ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف, وہ واپس لے لیتے ہیں. بجٹس واک اوور کے اوپر پاس ہو رہے ہیں. جس دن لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گی نا, forget the level playing field. I have a better question for you, sir. Better question for you, sir. اگلے 2.25 سال میں آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ ایک بار پھر سیم پچ کے اوپر آ سکتے ہیں؟ بلاول صاحب کی ان تقریر اور لہجے سے مشکل دکھائی دے رہا ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی کا فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اور پیپلز پارٹی کا اس لیے کوئی مقابلہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے وہ پی ٹی آئی کو شفٹ ہو گیا ہے.
मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक से 1% वोट भी ट्रांसफर ना पीपल्स पार्टी को हो सकता है ना पीटीआई को हो सकता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह सॉलिड लाइक अ रॉक। साथ मिलके लग रहा है काम हो सकेगा या मुश्किल है? ये तो इसका फैसला उन्होंने खुद करना है। जिस किस्म के वो बयानात दे रहे हैं, मुझे तो लगता है कि वो पीटीआई के साथ, अब देखिए आज हुकूमत की निशाना भी शहबाज शरीफ है और बिलावल भुट्टो साहब के निशाना भी शहबाज शरीफ है। मुझे तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी में कुर्बत होती नजर आ रही है। सर आज बहरहाल शहबाज शरीफ नहीं आए, समझ आती है। ओवर द वीकेंड क्यों लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं गया, ये हम समझने से कासिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। ना शहबाज शरीफ, ना सरदार अख्तर मैंगल साहब, ना ही शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान ऐवान में मौजूद नहीं रहे। कंप्लीट वॉक ओवर दिया है हुकूमत को। नाजरीन, कल एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि कोई गैर पार्लिमानी इक़दाम नहीं उठाया जाएगा, लीडर ऑफ द हाउस को सुकून से बात करने दी जाएगी। आपको बताते चलें कि 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के केस में आज आसिफ अली जरदारी एहतसाब अदालत में पेश हुए। आसिफ अली जरदारी ने बतौर मुल्जिम अदालत में हाजिरी लगाई और आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने अपना वकालतनामा अदालत में जमा कराया और आसिफ अली जरदारी की जमानत का फैसला अदालत के रूबरू पेश कर दिया। नैब ने आसिफ अली जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश की। नैब की इस रिपोर्ट में बताया गया कि मुश्ताक अहमद पूरी तफ्तीश के दौरान बुलाए जाने के बावजूद नैब में पेश नहीं हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि नैब की इतलात के मुताबिक मुश्ताक अहमद साल 2015 से बैरून मुल्क फरार हो चुका है, इसलिए अदालत मुश्ताक अहमद के वारंट जारी करे। अदालत ने साबिक सदर को हाजिरी लगाकर जाने की भी इजाजत दे दी और उनके मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद को दोबारा नोटिस जारी कर दिया। आसिफ अली जरदारी को मशकूक ट्रांजैक्शन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 फरवरी को तिब्बी बुनियादों पर जमानत दी थी। मशकूक ट्रांजैक्शन के इस केस में नैब ने इंकशाफ किया था कि आसिफ अली जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद के बैंक अकाउंट से 8 अरब का मशकूक लेन देन हुआ है। मुश्ताक अहमद 2009 से 2013 तक प्रेसिडेंट हाउस में मुलाजिम रहे। मुश्ताक अहमद के अकाउंट से ये भारी रकम बहरिया टाउन को अदा की गई। ये रकम निजी हाउसिंग सोसाइटी में जायदाद खरीदने में इस्तेमाल की गई। इस केस में बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक पहले ही नैब से 9 अरब की प्ली बार्गेन कर चुके हैं। आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम है कि उन्होंने इस नाजायज रकम से क्लिफ्टन में महल तामीर किया। रेफरेंस में कहा गया है कि मुश्ताक अहमद ने मुबैना तौर पर इस घर की तामीर कराई और 15 करोड़ रुपए फराहम किए। आसिफ अली जरदारी 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के इस इल्जाम में एहतसाब अदालत में पेशी भी भुगत रहे हैं। और आपको साथ साथ बताते चलें कि JIT के अंदर पेज 84 के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केस के ऊपर मुश्ताक अहमद के ऊपर दीगर डिटेल्स दी गई हैं। वो ये कि बड़ी डिलीजेंटली उनका आइडेंटिटी जो है उसका तयन किया गया। मुश्ताक अहमद जो हैं वो अपॉइंट किए गए थे ओरिजिनली एज अ स्टेनोग्राफर इन द प्रेसिडेंसी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर बार बार उनकी एम्प्लॉयमेंट को रिन्यू किया गया और उसके साथ ही उनको लेटर APS टू द प्रेसिडेंट जो है वो अपग्रेड कर दिया गया। इस JIT के अंदर लिखा है कि उनका जो घर का पता है, जो एड्रेस है, वो जरदारी हाउस है और साथ ही ये APS इतना कोट एंड कोट क्लोज कॉन्फिडेंट था, करीब तरीन दोस्त था सदर आसिफ अली जरदारी का कि हर रियासती स्टेट प्राइवेट हो या स्टेट ट्रैवल हो, इंटरनेशनल ट्रैवल पे उनके हमरा होता था 2008 से 2013 के दरमियान। और इतनी क्लोज रिलेशनशिप थी बकौल इस रिपोर्ट के कि वो अयान अली जब दुबई के लिए निकल रही थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 14 मार्च 2015 को, तो तब भी उनको प्रोटोकॉल देने के लिए यही मुश्ताक अहमद मौजूद थे। नाजरीन, पंजाब में सियासी तौर पर अब आसिफ अली जरदारी साहब मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। जरदारी साहब की चौधरी परवेज इलाही से भी मुलाकात है। जहांगीर तरीन ग्रुप से भी बैकडोर राब्तों की इतलात हमें मौसूल हो रही हैं। मशकूक ट्रांजैक्शन की ये तलवार भार उनके सर पे लटक रही है। एक वक्फा लेते हैं, we're going to be right back। शौकत तरीन तो कहते हैं कि अगर हमने अपना गरीब के लिए रोड मैप जो है वो सही कर दिया, मुईशत सही कर दिया, तो ये तो गए। मगर नाजरीन आपको बताते चले 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबरें आ चुकी हैं और पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर इजाफा, तो हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है। तहरीक इंसाफ हुकूमत का तीसरा साल है और एक साथ ही 4 शदीद बहरान नजर आ रहे हैं। गर्मियों में LNG, बिजली, लोकल गैस, फर्नेस ऑयल चारों गायब हैं। एंग्रो यूनिट मुरम्मत के लिए बंद है। सिंध के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा
दफ़ा में CNG और सनती शोबे को गैस की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। जिन सनती शोबों को गैस की सप्लाई बंद की गई उनमें से नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री साथ CNG और सीमेंट सेक्टर शामिल हैं। यूटिलिटीज़ की मुसलसल अदम फरामी के बायस टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने सरमायाकारी और सनतों को बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर संजीदगी से मनसूबाबंदी का आगाज करना शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में एक कमेटी भी तश्कील दी जा चुकी है। आज नेपरा हेडक्वार्टर्स में मई की फ्यूल एडजस्टमेंट से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समात हुई और चेयरमैन नेपरा ने नेशनल पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन यानी कि NPCC के हुक्काम से पूछा कि मई में फर्नेस ऑयल और डीजल से बिजली क्यों पैदा की। सिस्टम में जो सारे ऐब हैं इनको दूर करना नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी यानी कि NTDC की जिम्मेदारी है। आपकी नाअहली की वजह से पूरा पाकिस्तान क्यों मुतासिर हो। नेपरा मुतअद्दिद समातों में बिजली की महंगी पैदावार पर सवाल उठा चुका है और यही सवाल अपोजिशन को हुकूमत पर तनकीद का जवाब फराहम कर रहा है। सवाल यह है कि मुल्क में बिजली और गैस के संगीन बहरान की मौजूदा हुकूमत कितनी जिम्मेदार है। अगर LNG टर्मिनल्स और प्लांट्स की बर वक्त मुरम्मत कर ली जाती तो बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर काबू पाया जा सकता था। जो प्लांट्स गैस पर चल सकते हैं, क्या हुकूमत ने उन्हें फर्नेस ऑयल और डीजल पर चलाया और फिर 6 रुपए यूनिट की बजाय 20 रुपए यूनिट पर बिजली पैदा करके अवाम पर इजाफी बोझ डाला? क्या हुकूमत ने कतर से गैस दरामद करने में देर कर दी, ताखीर कर दी? और इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता कि गैस सनतों के लिए खाम माल का दर्जा रखती है जिसकी अदम दस्तयाबी पर सनतों को चलाना नामुमकिन है। ऐसे हालात में ना तो सनतकारों का फरोग मुमकिन है और ना ही बरामदाद में इजाफा किया जा सकता है। हुकूमत की नाकिस मनसूबाबंदी और अपनी ही पॉलिसियों से मुतसादिम इक़दामात गैस और बिजली के बहरान की सबसे बड़ी वजह है। क्या हुकूमत इन वजूहात को दलाइल से रद्द कर सकती है? पूछेंगे असद उमर साहब से। हमारे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट रिफॉर्म्स और चेयरमैन एनर्जी कमेटी भी हैं। असद उमर साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज ही फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के हवाले से नेपरा हेडक्वार्टर्स में एक अहम अवामी समात हुई है। नेपरा ने महंगे पावर प्लांट से बिजली पैदावारी के ऊपर सवाल उठा दिया है। हुकूमत से पूछा जा रहा है कि मई में फर्नेस ऑयल और डीजल से बिजली क्यों पैदा किया आप लोगों ने। चेयरमैन नेपरा ने तो यहां तक कहा कि गैस वाले प्लांट्स को इस्तेदाद से कम चलाने के बायस बिजली की पैदावारी लागत में भी इजाफा हुआ है और उन्होंने ये भी साथ साथ ही इसके पूछा है कि क्या आपकी नाअहली की वजह से पूरा पाकिस्तान जो है वो क्यों मुतासिर हो। सो सर, 11 माह में 44% बिजली फर्नेस ऑयल से अगर आप बनाएंगे तो ये सवाल तो बहरहाल अब इदारे उठाना शुरू कर दिया है। अच्छा, पहली बात तो ये नंबर ऑब्वियसली कोई मिसकोट कर दिया किसी ने आपको नंबर। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि 44% बिजली 11 माह में फर्नेस ऑयल से बनी हो। उसका कहीं अशर मैं आपको दिखाती हूं सर जी। बट यस, ये ज़रूर हुआ है कि फर्नेस ऑयल से बिजली बन रही है। इसका पहले से बहुत निस्बतन कम इस्तेमाल हो गया है, लेकिन ये इस्तेमाल अभी भी होता है और वो इसलिए होता है कि ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर कुछ बॉटलनेक्स हैं और कुछ ऐसे लोड सेंटर्स हैं जहां पर जब पीक डिमांड आती है तो वहां पर आप बिजली जो ज़्यादा कम पैदावारी जिसकी लागत होती है उसको इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते कि आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि तरसील करके लोड सेंटर तक पहुंचाई जा सके। बहुत सारा इसके अंदर बॉटलनेक रिमूव किया गया और इसीलिए फर्नेस ऑयल के ऊपर दारोमदार जो है वो पिछले 3 साल के अंदर पहले की निस्बत बहुत कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी ये रह गया है और अगले 1 से 2 साल के अंदर इन्होंने इसको मुकम्मल करना है। हमने एक और काम भी शुरू किया है महर, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के अंदर हमने फैसला किया था आज से 2 महीने पहले कि हर माह जो भी मिनिमम कॉस्ट की बिजली पैदावार के बजाय कोई और उससे ज़्यादा महंगी पैदा की जाएगी तो हर महीने अब वो आके रिपोर्ट किया जाएगा और उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि क्यों किया गया। और ये करने की वजह ये बनी कि क्योंकि एक शुकूक लोगों के जहन में रहते थे कि क्या वाकई टेक्निकल वजूहात थी जिसकी वजह से ये किया गया, या जिस तरीके से लोग कुछ इल्ज़ामात लगाते हैं कि ऑयल लॉबी की वजह से वो किया गया। तो इसीलिए इसको बिल्कुल डायरेक्ट फोकस पे लाने के लिए अब हमने इसकी हाईएस्ट लेवल के ऊपर रिपोर्टिंग भी कर दी। बातें तो बहुत अच्छी हैं। बहरहाल आपको बताती चलूं, जिस फिगर को आप चैलेंज कर रहे हैं सर, ये ऑफिशियली पाकिस्तान पावर सेक्टर में पावर जनरेशन के फिगर्स हैं जो वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। मई 20 के अंदर 130 आपने फर्नेस ऑयल से बिजली बनाई और उसके बाद मई 2021 के अंदर आफ्टर 11 मंथ्स दैट वी आर काउंटिंग सर 771 फर्नेस ऑयल से मेगावाट्स आप लोगों ने बनाए। तो बहरहाल ये अपनी जगह मौजूद है। द प्रॉब्लम राइट नाउ इज सर कि कराची के 7 इंडस्ट्रियल जोन्स में से मुतासरा ताजरान जो है उनकी एक धुआं निकल गया, रोना चीखें निकल गई हैं। 2.5 लाख वर्कर्स मुतासर हो चुके हैं। 474 कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं। इनकी गैस सप्लाई पिछले 15 दिन से मुतासर है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 50,000 डेली वेजेस
who have been rendered out of work, फारिग हो चुके हैं सर. So अली ज़ैदी ने भी आज ये ट्वीट किया कि फोर्थ हमारा चौथा LNG टर्मिनल जो है हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया है. लेकिन 3 सालों में तहरीक इंसाफ ने किया क्या है सर? आप लोगों से पाइपलाइन और पंपिंग कैपेसिटी के मामलात हल नहीं हो रहे, ना ही पाइपलाइन अभी तक कैपेसिटी बढ़ाई गई है, ना ही टर्मिनल कैपेसिटी बढ़ाई गई है, ना ही शिप को आप लोगों ने बढ़ा के गफलत तस्लीम कर लें. या तो नहीं, पहली बात तो ये कि इस वक्त LNG जो इंपोर्ट्स हो रही है वो उससे कहीं ज़्यादा है जो LNG इंपोर्ट होती थी जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई. तो ऑब्वियसली सिस्टम के अंदर हम उससे ज़्यादा गैस लेकर आ रहे हैं और उससे सस्ती गैस लेके आ रहे हैं जितनी आ रही थी पहले. तो क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है और उसकी कीमत कम हुई है, दोनों तरफ के अंदर बेहतरी हुई है. क्या वो बेहतरी इतनी हुई है कि जिसकी वजह से मुकम्मल तौर के ऊपर उस पर काबू पाया जा सके? इसके ऊपर जो मसला है महर, ये बड़ा अच्छा मौका है, अगर आप मुझे इजाज़त दें थोड़ा सा मैं टाइम ले लूँ, कि ये सिर्फ टेक्निकल टर्मिनल और पाइपलाइन कैपेसिटी का मसला नहीं है. असल मसला ये हो रहा है कि पाकिस्तान में जिस वक्त ये गैस LNG इंपोर्ट का फैसला कर रहे थे तो आखिरी वक्त के ऊपर फैसला तब्दील किया गया और यह कहा गया कि LNG तो गैस ही नहीं है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो उसको एक अलग ट्रीट किया जाता है. तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर गैस की ज़रूरत है, लेकिन एक ही किस्म के, एक ही नौयत के कस्टमर को कहा जा रहा है. एक को कहा जाता है कि आप डोमेस्टिक गैस क्योंकि दे रहे हैं तो इसलिए आप इसकी 700 रुपए कीमत दे दें, और आपको क्योंकि हम LNG देंगे तो 1400 रुपए देंगे. ये जब तक हम एक ज़रा सी टेक्निकल टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस, यानी तमाम जो गैस है बशमूल LNG के वो सब एक ही सिस्टम के अंदर जाए और उसकी एक ही कीमत हो, जब तक वो सियासी फैसला नहीं होता. और इसको जाहिर है कि इसमें सूबे भी इन्वॉल्व होते हैं. हम मुश्तरका मुफादात की काउंसिल में प्रेजेंटेशन कर चुके हैं. हम नहीं चाहते थे कि फौरी तौर पर उसको मेजॉरिटी की बुनियाद पर, अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला किया जाए. तो ये फैसला हुआ था कि 2-3 माह और सूबों के साथ इंगेज किया जाएगा. अब अगले महीने इंशाअल्लाह ताला मुश्तरका मफादात की काउंसिल में हम जाके ये फैसला करवाने की कोशिश करेंगे, और वो फैसला अगर हो गया तो वो बुनियाद बनेगी मुस्तकिल हल के लिए. ये जो गैस की शॉर्टेज जो बढ़ती चली जा रही है. असद उमर साहब, ये फैसले होते जा रहे हैं, 2.25 साल रह गए हैं. सस्ती, बहरहाल मैं आपको एक और सवाल करूँ, आप बार बार कहते हैं हम सस्ती लाए हैं PMLN से, गलत कंपेरिजन कर रहे हैं सर. आप 5 साल पुरानी चीज को अगर आप आज से कंपेयर करेंगे, इट बी अ रॉन्ग कंपेरिजन. मुस्लिम लीग नून ने 13.3 पर कतर से डील की थी और अभी तक NAP को भी इस हवाले से या कोई इसका मुतबादिल कम रेट पूरी दुनिया में नहीं मिला. बड़ी जांच पड़ताल की, आप बता सकते हैं सस्ती, इससे सस्ती डील या रेट आप बता दीजिए. लेकिन सर आप आज जो आप कहते हैं आपने 10.4 पर डील की है, चीन ने तो 10.39 के ऊपर डील की है, थोड़ी सी कम ही की है. सो गलत मुमासलत और गुमराह करना अवाम को कि हमने कम कर दी, इट्स अ रॉन्ग कंपैरिजन. 5 साल पुरानी चीज की आप बात कर रहे हैं. नहीं, हम तो आपको सिर्फ एक हकीकत बता रहे हैं कि ये हकीकत ये है कि जितनी गैस हमने जिसके मुआहदे किए हैं वो उससे कम कीमत के ऊपर है जितनी मुस्लिम लीग नून से की थी. अगर ये मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दीजिए. ये तो एक हकीकत की स्टेटमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं. इसी तरीके से वॉल्यूम्स, मैंने कहा कि ज़्यादा तादाद के अंदर गैस इंपोर्ट की जा रही है, वो भी हकायक सामने हैं, फैक्ट्स मौजूद हैं, वॉल्यूम्स उठा के देख लीजिए. जो बुनियादी मेरा जो दावा है उस दावे में अगर कोई गलती है तो बता दीजिए. और दावा यह है कि उससे ज़्यादा गैस आ रही है जितनी पहले आती थी और उससे कम कीमत पे आ रही है जितनी पहले आती थी. सस्ती भी आपने कर ली, बढ़ा भी ली आपने, मगर बहरहाल पहले तो ज़िंदगी में हमने नहीं देखा कि जून में एक्सपोर्टर समेत इंडस्ट्रियलिस्ट की चीखें निकल जाएं मुल्क के तूल अर्ज़ में. और मुसलसल ये जो बहरान आपकी हुकूमत में आता जा रहा है, इसकी डिटेल्स और हेडलाइंस मैं आपको दिखाऊंगी. लेकिन पहले सर आपकी अपनी टीम के तजादात भी सामने ज़रा समझा दीजिए. नदीम बाबर थे तो वो कहते थे 14 कार्गोज जो हैं वो हम ला सकते हैं. हमाद अजहर ने फिर आके कहा कि सिर्फ हमारे पास 1200 MMCFD पंपिंग कैपेसिटी है, इससे ज्यादा हमारे पास नहीं है. आपने कह दिया 750 MMCFD का बोल दिया. और फिर ताबिश गोहर आए, पहले उन्होंने कहा कि हम आर्बिट्रेशन में हैं, अभी नहीं हो सकता. फिर कल की इतलात आ रही हैं कि PGPL से 750 मिलियन क्यूबिक फीट रोज रीगैसिफाई कर सकते हैं और करने जा रहे हैं. लेकिन हमाद अजहर अभी भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है. सर, सो व्हाट इज द कंफ्यूजन अबाउट? देखें, 2 मुख्तलिफ मामलात हैं. एक कि क्या टेक्निकल कैपेसिटी है सिस्टम के अंदर 750 तक जाने की, जवाब बिल्कुल उसका हाँ में है. मसला क्या है? मसला ये है कि लिटिगेशन में है, कानून की ऊपर इत्तफाक राय नहीं है. हुकूमत और जो कंपनी है उसके दरमियान कानूनी एक जंग चल रही है, आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. कोर्ट्स के अंदर गए हुए हैं, कुछ वर्डिक्ट्स आए हुए हैं जो हुकूमत के फेवर के अंदर हैं, फिर उसके बाद स्टे ऑर्डर्स हुए हुए हैं. तो वो कानूनी पेचीदगी जो है शायद उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं हमाद अजहर. लेकिन फिजिकली क्या उसमें ये कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा लाया जा सकता है? फिजिकल कैपेसिटी मौजूद है. तो ज़्यादा ला रहे हैं फिर?
ये जी ज़ाहिर है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो वही ये रिकमेंडेशन लेकर आएगा वो कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के पास, हमारे पास आएगा, लेकिन ये इनिशिएट वहीं से होगा। अभी तक हमारे पास समरी नहीं है, ये परसों होगी हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी, शायद उसके अंदर हंगामी बुनियादों के ऊपर आपको मिला लेनी चाहिए कमेटी। फिर सर इस गैप को आप 5-6 दिन में पूरा कैसे करेंगे? देखिए उन्होंने किया ये है कि दो मुख्तलिफ नौइयत के काम किए हैं। एक तो ऑल्टरनेट फ्यूल्स के ऊपर जितना भी मैक्सिमाइज़ कर सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा वो बढ़ा सकते थे, उन्होंने जनरेशन बढ़ाई है, उसमें फर्नेस ऑयल भी शामिल है, उसके अंदर मेरी जहाँ तक मेरी इत्तला है डीजल के भी शायद कोई प्लांट चले हैं, तो वो जितनी भी मैक्सिमम किया जा सकता था ऑल्टरनेट फ्यूल्स के ऊपर, एक तो काम वो किया है, और दूसरी वो कंजम्पशन जो हाई प्रायोरिटी नहीं है, यानी वो तरजीहात के अंदर ज़्यादा ऊपर नहीं आती, और वो बाकायदा एक इकनॉमिक ईसीसी जो है उसने तरजीहात मुतय्यन की हुई हैं। उसके सबसे ऊपर जो है वो तो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, लोगों को घर में जो आती है गैस, और उसी के साथ जो है फिर हमने नेक्स्ट स्टेज के ऊपर पावर प्लांट्स, पावर जनरेशन है, और आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। तो वो तरजीहात के मुताबिक में जो कम तरजीहात वाले सेक्टर हैं उनकी कोई एक हफ्ते के लिए गैस कम भी की गई है। आई थिंक CNG उसके अंदर है, शायद फर्टिलाइज़र के 1-2 प्लांट्स हैं जिनको गैस एक हफ्ते के लिए बंद की जा रही है। तो कुछ तो कम तरजीही बुनियाद के ऊपर जो इनकी गैस की ज़रूरत थी, इनकी गैस कट की गई है, और ऑल्टरनेट फ्यूल से प्रोडक्शन ज़्यादा करने की कोशिश की है ताकि मिनिमाइज हो सके गैप, जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसको कम से कम किया जा सके। ठीक है सर मसला अभी ये है कि ऑपोजिशन को अगर हम छोड़ भी दें तो चेंबर ऑफ कॉमर्स भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी खत लिखा है हमाद अजहर साहब को कि यार FSRU की मुरम्मत जो है उसकी पेशगी प्लानिंग क्यों नहीं की जा सकती थी, ये सारा कुछ साइमल्टेनियसली क्यों हो रहा है। उनकी चीखें निकल गई हैं सर। एक साथ ही जून के महीने में आप इतना बड़ा बहरान क्रिएट कर चुके हैं। आपने तस्लीम किया पिछले दिनों के फैसला साजी के अंदर कमजोरी है, ये गलती हुई है। ACOC मीटिंग जो DG ऑयल चेयर करते हैं उसके अंदर बाहर ये फैसला किया जाता है कौन सी गैस फील्ड को मुरम्मत के लिए भेजना है, कब भेजना है, कैसे भेजना है। तो उस सतह के ऊपर भी आप लोगों से गफलत और मिसमैनेजमेंट हुई है, इसको भी सर इसकी भी तस्दीक कीजिएगा। साथ सर ये बताइए कि अब 7 कमेटी आपने बना दी है इसके ऊपर तफ्तीश करने की। एनर्जी मिनिस्टर आए आपके, हमाद अजहर साहब आके कहते हैं तो ये तो सारी गलती है एंग्रो की है। कमेटी का फायदा क्या है, तफ्तीश का फायदा क्या है अगर एनर्जी मिनिस्टर ने पहले ही अपनी राय दे दी है, उसके ऊपर हतमी फैसला दे दिया? व्हाट इज द पॉइंट? नहीं, कमेटी तो बन गई है, और इनफैक्ट आज भी आज़म स्वाति जो कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर किए गए हैं, आज भी उनकी मुझसे बात हुई है, उनके पास हक़ाइक़ भी आ गए हैं। वो बिल्कुल अपनी तहकीकात करके उसके बाद फैसला देंगे इंडिपेंडेंट। सो वो तहकीकात तो जारी रहेंगी। देखिए जो फील्ड का है वो फील्ड जो है मेरी इत्तला के मुताबिक ड्राई डॉकिंग से पहले, जो FSRU का जो ड्राई डॉकिंग होनी है उससे पहले जो है फील्ड वापस ऑनलाइन आनी है। तो वो दोनों कोइंसाइड आपस में नहीं करे। जहाँ तक ये टाइमिंग की बात है इसमें 100% दुरुस्त है, इसमें हुकूमत का कोई फैसला साजी नहीं है। एंग्रो ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी हमें तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक्सेलरेट जो FSRU का ओनर है वो नहीं मान रहा, और वो इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि उनकी जो क्लास सोसाइटी है ब्यूरो वेरिटास, उन्होंने कहा उस टेक्निकल उसमें जाए बगैर, लेकिन हुकूमत ने नहीं ये फैसला किया। और ये फैसला है एक मुश्किल फैसला जो है हुकूमत के ऊपर आ गया, सर के ऊपर, जिसको अब हमाद अजहर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम तकलीफ के साथ उससे कैसे निकला जाए। आपने एक पहले बात की थी कि कीमत जो है बिजली की वो थ्रू द रूफ चली जाएगी। नेपरा डिटरमिन करता है कि क्या जो आउटेज हुई है और जो ज़्यादा महंगी ईंधन इस्तेमाल किया गया है, क्या उसकी एक्सेप्टेबल वजूहात थी। अगर वो नहीं है तो उसको डिसअलाउ कर देता है, और आप हुकूमत जो है वो पास ऑन नहीं कर सकती। सो नेपरा की डिटर्मिनेशन के ऊपर होगा, इंडिपेंडेंट है, रेगुलेटर है, वो फैसला करेगा कि क्या जो ज़्यादा महंगा ईंधन इस्तेमाल किया गया इस अरसे के अंदर 7 दिन 10 दिन जो कुछ भी है, इनडायरेक्टली तो आएगा ही आएगा ना, सारिफ से लेना चाहिए या नहीं, उसके अंदर कोई गफलत हुई थी इसलिए उसका पैसा सारिफ से नहीं। 20 रुपए का तो बोझ नहीं उठाएंगे आना आम आदमी पे। ये सर द प्रॉब्लम ओवर हियर इज के एंग्रो और जो आपकी लोकल गैस फील्ड्स हैं, बहरहाल इनकी साथ मुरम्मत हो रही है, जो आपकी 850 MMCFD जो है सिस्टम से निकल गई, दैट इज द प्रॉब्लम। अब एक्सक्विजिट आपने भेज दी है मुरम्मत के लिए, FSRU सीक्वा जो है वो पहुंच चुकी है, उसमें पहले ही कार्गो लाना चाहिए था। मिफ्ताह इस्माइल साहब कहते हैं ठंडा करके आप कार्गो ले आते, आखिरी मिनट पे कतर से आप लोगों ने मांगा, उन्होंने ना कर दिया। -168 डिग्री पे कार्गो साथ लाते जैसे कि PMLN ने किया था अपने दौर में एक्सक्विजिट जब उन्हें मंगवाई थी। 2 मजीद और दिन आप लोग बचा लेते, इंडस्ट्री का मजीद बेड़ा गर्क ना होता।
अच्छा, मैंने जो किया था वो तो अल्लाह ताला ना करे हम उसको रिपीट करें। देखिए, मुझे जहाँ तक मेरी इत्तलात है, अगेन मैं डायरेक्टली क्योंकि इसे ऑपरेशनली डील नहीं करता इसलिए मैं सर्टेनिटी से नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारे पास इत्तलात थी, सिक्वोया जो आ रहा था वो तो कार्गो के साथ आ रहा था, वो LNG लेकर आ रहा था, ये कोई और ट्रांजैक्शन की होगी। बट ये जैसे मैंने कहा, मैं बराह रास्त क्योंकि इससे डील नहीं करता इसलिए मैं ये बहुत हतमी तौर पर ये बात नहीं कर सकता, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग जो हमें SCCOE में बताया गया था वो यही था कि सिक्वोया जो आ रहा है वो LNG कार्गो को। अच्छा असद उमर साहब, जरा सा बजट के ऊपर आ जाइए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमें ये लग रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो मई 2021 में $633 मिलियन था, एक्सपेक्टेड करंट अकाउंट डेफिसिट जून 2021 में बताया जा रहा है $500 मिलियन हो जाएगा, मीनिंग कि इस साल जो है we might just close with an overall current account deficit of 300 to 400 million dollars, 3 से 400 मिलियन डॉलर्स। अब सर, ये जो करंट रन रेट है करंट अकाउंट डेफिसिट का, और जो राइजिंग कंज्यूमरिज्म हम देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये शायद प्रमोट की जा रही है न्यू फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ, इज बीन अ कंज्यूमर बैंकिंग, क्या आपको नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि 2022 के अंदर नेक्स्ट ईयर का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कहीं भी 6 से 8 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, एंड दैट इज स्टिल आपका सेकंड लास्ट ईयर है ये गवर्नमेंट का। अगर सेकंड लास्ट ईयर के अंदर भी हम ये इस तरह के रिजल्ट्स देख रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी अ बिग करंट अकाउंट डेफिसिट। आपका फाइनल ईयर जो है 2023, जब सारा फोकस आपके GDP ग्रोथ के ऊपर होना है, या आपने अवाम के पास जाना है, उनके सामने कुछ रखना है, ऑफकोर्स बड़ा लिटिल कम कंट्रोल होगा आपके पास स्पेंडिंग के ऊपर, इफ एनी एट ऑल, क्योंकि इलेक्शन ईयर है आपका। तो व्हाट आर वी लुकिंग एट एसेंशियली सर, क्या 8 से 10 बिलियन डॉलर का आप करंट अकाउंट डेफिसिट 2023 में छोड़ के जाएंगे आने वाली हुकूमत के लिए? अच्छा, इसमें पहली बात तो ज़रा ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अशारिया इस हुकूमत को मिला था वो $20 अरब का सालाना करंट अकाउंट का खसारा था आखिरी साल जो मुस्लिम लीग नून का था, और उसमें भी जो हमारी हुकूमत आने से पहले आखिरी 3 माह थे उसमें औसतन हर माह के अंदर $2 अरब महीने का खसारा हो रहा था, यानी $24 अरब एनुअल पेस के ऊपर हम चल रहे थे। तो वहाँ से ये साल ख़त्म करना, या उसको चंद $100 मिलियन वो पॉजिटिव होगा या चंद $100 मिलियन नेगेटिव होगा, बस बुनियादी तौर पे आप कह सकते हैं कि ब्रेक इवन है, तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है और उसी की वजह से आपको ये स्टेबलाइजेशन नज़र आ रही है। जहाँ तक आगे की बात है, करंट अकाउंट खसारा सिफर होना ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान की जो मईशत है और हमारे पास जो कैपेसिटी है फाइनेंस करने की, उसके मुताबिक अमूमी तौर पे जो माशी माहिरीन हैं उनका कहना यह है कि 2% तक अगर GDP का हमारा खसारा हो तो आप समझ लें तकरीबन $6 बिलियन बनता है। तो इतना तो अफोर्डेबल है। जब इससे ऊपर जाना शुरू होता है तो वो फिर मईशत के लिए मुश्किलात पैदा करता है। तो अगले साल भी अगर हमारा 4 से 6 बिलियन डॉलर्स के साथ के अंदर खसारा रहे और साथ साथ हमारी 5% के लगभग ग्रोथ हो तो वो तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आगे जा रहा होगा तो मेरे ख्याल में तो वो बड़ी एक ख़तरे की घंटी होगी और बिल्कुल हमें बर वक्त फैसले करने चाहिए और उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल में सियासी तौर पे भी तहरीक इंसाफ के लिए अगर हम अगले इलेक्शन के अंदर जाते हैं ना, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि आपने PSDP 900 अरब किया या 950 अरब किया, वो सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करंट अकाउंट का यानी बैरूनी खसारा जो है वो एक सस्टेनेबल लेवल के ऊपर है या नहीं है, वो बहुत बड़ा सियासी इशू होगा, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी हमारी तनकीद रही है। तो जाहिर मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो जो फैसले करेगी इस चीज़ को सामने मद्देनज़र रखेगी, और ये जो शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म है ना, ये पे नहीं करती। ये हमने 2018 के इलेक्शन में देख लिया कि शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म के फैसले, और 2013 का इलेक्शन भी अगर आप उठा के देख लें तो मेरे ख्याल में सियासी तौर पर भी एक देयर इज गुड रीजन, यानी सियासी तौर पर भी अगर हम फैसले कर रहे हैं तो जो मईशत के लिए और मुल्क के लिए बेहतर फैसले वो करें। तो सियासी उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे पॉपुलिज्म डजंट पे ऑफ, मगर ऑटो सेक्टर में ज़्यादा बड़े अनाउंसमेंट्स होने जा रहे हैं। हमारी इतलात के मुताबिक बड़े चीप लोन्स दिए जाएंगे, लेकिन नाजरीन 11 माह में 1.8 अरब इम्पोर्ट हो चुकी है ऑटोमोबाइल्स की, और मजीद 2 अरब से ऊपर चला जाएगा ये साल अगर क्लोज हुआ। अगर इसी तरह सब्सिडीज़ वगैरह दी जाती रहीं तो हम शायद 3 अरब का अमाउंट भी क्रॉस कर देंगे। सो करंट अकाउंट डेफिसिट कहाँ क्लोज करती है हुकूमत, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। लेकिन बढ़ते हैं आगे अपने इदारिये की तरफ। आपको बताऊं नाजरीन कि सियासत की तारीख का सबसे अलमनाक बात यह है कि इस कौम ने अपने ही मुंतखब किए 3 वज़राए आज़म को लहद में उतारा है और कातिलों का खुरा नहीं तलाशा, नहीं ढूंढ सके। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शहादत से कबल बाखबर किया था कि उन पर हमला होगा और उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, और अगर कत्ल वो कर दी गई तो इसके ज़िम्मेदार जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ, जनरल हमीद गोल और ब्रिगेडियर एजाज शाह होंगे उनके मुताबिक। और चंद दिन बाद
वो दिन दिहाड़े, दिन के उजाले में कत्ल कर दी गई। उनके कत्ल पर होने वाली तहकीकात, इन्वेस्टिगेशंस में ना तो अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती टीम से ताउन किया गया और ना ही तहकीकाती अफसरान को तहकीक करने दी गई। जो भी अफसर तहकीक में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करता, उस पर पुरस्कार तौर पर उसका तबादला कर दिया जाता या फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाता। सो एक दिहाई गुजर जाने के बाद भी कातिल नामालूम और मुंतखब वज़ीर आज़म का कत्ल एक मुअम्मा ही है। अनफॉर्चुनेटली तारीख के फरामोश किए गए इन अबवाब में कई साफ गो और ज़ीरक सियासतदान दफन हैं। सालिम ऐवान को गवाह बनाकर एक कदावर शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा कि उसे अगर जान से मार दिया जाए तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। जान से मार दिए जाने की धमकियां भी उसने रिकॉर्ड पर लाने की कोशिश की कि अगर उसे कुछ हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान के खुफिया इदारे होंगे। वो ज़ीरक सियासतदान आज हम में से नहीं हैं। मारूफ न्यूरोसर्जन प्रोफेसर डॉक्टर नकीबुल्लाह अचकज़ई ने इस बात की तस्दीक भी की कि उन्हें तशवीशनाक हालत में रात तकरीबन 8 बजे उनके निजी हस्पताल लाया गया और उनके सर पर गहरी चोट भी लगी थी। ताहम उन्हें ब्रेन हैमरेज के जो आसार हैं वो नहीं मिले। सो सर्जरी के 2 दिन बाद तशवीशनाक हालत के पेश नज़र फिर सेनेटर उस्मान काकड़ को 19 जून को कराची मुंतकिल कर दिया गया। ताहम वहाँ वो जांबर ना हो सके। बलूचिस्तान हुकूमत ने सेनेटर उस्मान काकड़ की मौत की वजह जानने के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने का फैसला किया और खैबर KP मैप जो है उसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई और उस्मान काकड़ के अहले खाना और करीबी दोस्तों के मुतालबे पर यह सब कुछ हुआ। आज रजिस्ट्रार बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उस्मान काकड़ की मौत पर कमीशन की तश्कील पर महकमा दाखिला को अपने जवाबी ख़त में ये लिखा है कि कमीशन के क़याम के लिए हुकूमत किसी जज को नामजद नहीं कर सकती। ये चीफ जस्टिस का स्वाबदीदी इख्तियार है। नाज़रीन, अदलिया की खुद मुख्तारी को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत अपनी दरख्वास्त में तरमीम करे, ये ऑफिशियली कहा गया है। आज जुडिशल कमीशन हुकूमत की स्वाबदीद नहीं है, मगर इसके कंधों पर बहरहाल ये भारी जिम्मेदारी ज़रूर है कि वो ऐवान के मुंतखब नुमाइंदे की मौत का सुराग लगाने की कोशिश करे। और साथ ही कोई भी रियासत से ताकतवर नहीं होता, हम बार बार ये कहते हैं। बहरहाल एक मिसाल आपके सामने ज़रूर रखूँगी। सानिया क्वेटा पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में एक अहम और एक तगड़ा जानदार एक फ़ैसला साज इंक्वायरी कमीशन हम देख चुके हुए हैं, जिसने बड़ा तगड़ा फ़ैसला किया था। वो अलग बात है कि वो उसकी वजह से वो आज भी भुगत रहे हैं उस फैसले को, मगर ऐसा ही एक कमीशन हमें चाहिए विद फुल पावर्स टू कॉल एनीबडी टू इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट। इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।